फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस की हमारी सीरीज, जिसमें मैं आपको पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ये सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर पॉलिटी के इन चैप्टर्स में से कुछ मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो इससे बाहर का होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कंबाइन कर दिए हैं जो पीवाईक्यू हैं और जो आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगी। इस वीडियो में आपको ओनली पॉलिटी के ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको एक और क्लास कराने वाली हूँ जिसमें मैं ओनली आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसे मान लीजिए जो भी अब चैप्टर्स रह गए हैं वो सारे क्वेश्चन उस क्लास में मैं ऐड कर दूंगी, चाहे उसमें आपके 50 क्वेश्चन बने, चाहे इसमें आपके 100 क्वेश्चन बने। ये क्लास आपकी 100 क्वेश्चन की सीरीज की रहेगी। ठीक है, उस क्लास में जैसे आपकी कुछ टॉपिक्स है, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इकोनॉमिक सेक्टर्स थे, 1857 का रिवॉल्यूशन था, इसके साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स थे, ये सारे कुछ चैप्टर्स थे जो रहते थे। ठीक है, वो सारे कंबाइन करके हम एक क्लास और बनाएंगे, तो आपकी सोशल साइंस की एक और क्लास रहने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन की मैंने सीरीज कराई थी, आप उसे देख लीजिएगा। सोशल साइंस की इससे पहले एक और क्लास में करा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए थे। ये सोशल साइंस की हमारी सेकेंड क्लास है जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक क्लास और रहेगी। ठीक है, और अब तो आपका पेपर भी पास में आ गया है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होना चाहिए ये जो चैप्टर दिया गया इंडियन डेमोक्रेसी, उसमें आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली, ठीक है, ये सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो इसकी 2 बैठक हुई। सबसे पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाए गए थे, एज्ड थे और एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें बना दिया गया था। तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1947 को ये बैठक होती है और इस समय जो आपके टेम्परेरी जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें अंतरिम अध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये क्या बनते हैं? स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। ये इस संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था उस दिन ये बीमार हो गए थे और इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था, क्योंकि ये वैसे भी एज्ड थे। 11 दिसंबर को सेकंड बैठक होती है तो स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो आजाद होने के बाद जो संविधान सभा का गठन होता है तो उसके अध्यक्ष भी कौन बनते हैं? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनाए जाते हैं। अगर हम हमारी संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो वैधानिक सलाहकार कौन बनाए जाते हैं? बेनेगल नरसिम्हा राव, यानी कि BN राव। आप सिर्फ BN राव से याद रखेंगे तो ये क्या बनते हैं? वैधानिक सलाहकार बनते हैं। BN राव जो है इतने पढ़े लिखे इंसान थे, इन्होंने हमारा जो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कह सकते हैं, उसका एक रफ वर्क तैयार करके दिया था, फिर हमने उस पर अंबेडकर जी ने काम किया। तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए काम किया था, एक भी पैसा नहीं लिया था। ऐसे ही कहा जाता है कि इन्होंने श्रीलंका और म्यांमार के लिए भी काम किया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ और आप इसे समझ भी रहे होंगे, और ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इस क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आता है इन टॉपिक्स में से तो इस क्लास में से ही आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? अभी मैंने आपको बताया था जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 के समय होती है, और इस समय 9 दिसंबर 1946 को आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, या फिर हम अंतरिम अध्यक्ष कह सकते हैं। कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर होती है? ये केंद्रीय भवन में, संसद के जो सेंट्रल हॉल है वहां पर संविधान सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से लिखकर तैयार कब हुआ, यहाँ पर सिर्फ तैयार की बात हो रही है, लागू करने की बात यहाँ नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में ये वाली बातें भी ध्यान में रखनी है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब होता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान पूरी तरीके से लिखकर तैयार हो जाता है। ठीक है, कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, मान लीजिए आपको ऐसे क्लास देखने में स्क्रीन छोटी लग रही हो तो आप इसको रोटेट करके, फोन को रोटेट करके दूसरे मोड में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा इस तरीके का एक सिंबल सा मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन का मोड भी चेंज हो जाएगा, तो वहां से आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगी और आपको ये लिखा हुआ समझ में भी आएगा। ऐसे स्क्रीन छोटी होती है तो अक्षर थोड़े छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, वैसे आप रोटेट करके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू कब किया जाता है? तो इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लिखकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको हमने लागू बाद में किया। तो जब आप रिपब्लिक डे मनाते हैं तो कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को आप रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब आप पूछेंगे कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को लिखकर तैयार हो गया तो इसको आगे लागू करने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसको लागू करने के पीछे का कारण यह था क्योंकि 26 जनवरी को हमने 1929 में हमारे देश का पहला जो इंडिपेंडेंस डे है वो मनाने की घोषणा की थी रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो इसीलिए सबको लगा कि इस दिन को हमें यादगार रखना है, तभी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 से प्रभावी होने पर 16 आर्टिकल इस प्रकार थे, यानी कि जब हमारे यहाँ पर संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था तब उस समय कुछ आर्टिकल ऐसे थे जिसे हमारे देश में तत्काल लागू कर दिया गया था, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो एक बार इन आर्टिकल्स को हम ऐसे ही रीड कर लेते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स थे। तो ये आर्टिकल थे आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन से आर्टिकल है? 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद आर्टिकल 60 अलग सा कौन सा है? आर्टिकल 60 है। तो आपको याद रखना है 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद में 60 सीधा। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 60 आप कैसे याद रखेंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 60। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 324, क्योंकि हमारे भारत में इलेक्शन कंडक्ट कराने थे तो इसीलिए 324 आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था। तो इलेक्शन का जो आर्टिकल है, चुनाव आयोग का आर्टिकल 324 है, उसे भी तत्काल लागू कर दिया गया। इसके बाद थे आर्टिकल 366 और 67। ठीक है, तो 66, 67, उसके बाद 79, 80। ठीक है, इसके बाद 88, 91, 92 और 93। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो आपके उसी समय पर लागू कर दिए गए। तो ये 16 आर्टिकल थे। तो अभी आपको याद रखना है 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद में 60। इसके बाद चुनाव आयोग का आर्टिकल है 324, उसके बाद में 366, 367, उसके बाद 379 और 380, उसके बाद में 388, 391, 392 एंड 393। तो ये क्या हो गए? लागू हो गए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसमें रखा गया था? तो यहाँ पर अगर प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो कब रखा गया? किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो जो आपके प्रियम्बल है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या फिर जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उससे पहले आप प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव कब किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा, JN नेहरू ने रखा। हमारे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यानी कि अगर हम डॉक्टर अंबेडकर जी को मिलाते हैं तो ये टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर अंबेडकर क्या कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उनके अलावा संविधान सभा की प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, तो हम क्या टिक करेंगे? 6 सदस्य थे। अगर इनको मिलाकर पूछता है तो टोटल 7 थे, लेकिन अगर इनके अलावा क्वेश्चन पूछेगा तो आपके उसमें 6 मेंबर थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसमें 6 सदस्य थे। तो इन सदस्य के बारे में भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। कई बार ना ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है।
तो इसमें लिखा है एन गोपाल स्वामी अयंगकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव के स्थान पर बी एन मिश्र को लिया गया था। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन हो जाते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव के स्थान पर बी एल मिश्र, डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो भारत में के लिए संविधान जब बन रहा था तो उसकी रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो ये प्रस्तुत किया गया था स्वराज्य पार्टी के द्वारा 1934 में। ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया, 1934 में एम एन रॉय के द्वारा इन्होंने सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब होता है, तो यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हो जाता है। प्रारूप समिति में अगर टोटल मेंबर्स की बात करते हैं तो 7 मेंबर होते हैं, इसका गठन की बात करते हैं तो 29 अगस्त 1947 को होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा, यानी कि जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसको लिखने में कितना टाइम लगा है, तो इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है, तो कितना समय लगा है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। टोटल अगर बात करते हैं तो 63 लाख का इस पर खर्चा आता है। 114 दिन संविधान के प्रारूप पर चर्चा होती है। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो 395 आर्टिकल्स लिखे गए थे उस समय पर, और उस समय हमारे जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। आज 450 प्लस के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, इसके साथ साथ 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, आ गया समझ में ये पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हमारे सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, देशी रियासतों के एकीकरण के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो जो प्रांत थी उनके समिति के अध्यक्ष किसे बना दिया गया था, सरदार पटेल को बनाया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो झंडा तदर्थ समिति थी ये, तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका डिजाइन की बात करते हैं तो पिंगले वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था, लेकिन इस कमेटी के तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। संविधान सभा समिति के जो आपके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत में भी ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। इसके साथ साथ स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, लगभग 12 साल तक ये देश के राष्ट्रपति रहे थे, क्योंकि 2 साल ये बिना चुनाव का आयोजन कराए ही इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था। बाद में फिर ये 2 बार 5-5 साल के लिए क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। तो टोटल इनका टाइम पीरियड जो है वो 12 ईयर का हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान जो है वो लिखा जा चुका था। आपने देखा होगा, जब आपने प्रियम्बल भी पढ़ी होगी तो प्रियम्बल में भी ये स्पेशली मेंशन किया गया है, लास्ट लाइन में लिखा जाता है कि इस द्वारा हमें इस तारीख को हमारे जो हमारा संविधान है उसे अधिनियमित करते हैं, समर्पित करते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, कहा गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो आ गया समझ में एक क्वेश्चन। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो ये मैं आपको पहले ऊपर वाली लाइन में भी बता चुकी हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपके इस पेपर में भी आ रहा है। ठीक है, तो इनके संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो कौन थे, बी एन राव थे। मैंने आपको बताया था बी एन राव ने कोई भी किसी भी चीज का कोई भी पैसा नहीं लिया था, इन्होंने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था और एक हमें रफ वर्क तैयार करके दे दिया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था, तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी, ये बात कही गई थी ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, बस ये तो इसको रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। इसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया था, बट हम इसको पढ़ भी लेते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया,
ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, मैंने एक बार एक एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, संविधान को 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। तो इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो क्या आएगा इसका क्वेश्चन, क्या है इसका आंसर, क्या है, कांग्रेस ने क्या किया था, इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसी दिन हमने क्या कहा कि हम 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू करेंगे ताकि हम इसे याद रख पाए। ठीक है, क्योंकि हमारे ये पास्ट से रिलेटेड था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है आपके क्वेश्चन पेपर में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको पढ़ना भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर सारे ही टॉपिक वाइज ऐड कर रखे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। यही क्लास में आपको अलग अलग पढ़ाती तो मैंने यही सारे के सारे इकट्ठे एक क्लास में करा दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यकों की समिति बनी या मौलिक अधिकारों की समिति बनती है तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो ये बनते हैं आपके सरदार पटेल। इसके साथ साथ सरदार पटेल प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए थे। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय भी सरदार पटेल जी को ही जाता है, भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। हमारा जो संविधान लिखा गया तो उसमें टोटल कितनी महिलाएं प्रेजेंट थी जब संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि एक कमेटी बनाई गई थी, सभा बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे सदस्य शामिल थे, तो उसमें टोटल महिलाएं कितनी थी। तो अगर महिलाओं की बात की जाए तो उस समय हमारी जो संविधान सभा है उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। लेकिन संविधान लागू जब हुआ तो लागू होने के समय ओनली 8 महिलाएं ही प्रेजेंट रही थी। ठीक है, 8 महिलाएं ही आई थी, मतलब कहीं कहीं पर 9 महिलाएं, 8 महिलाएं आई थी। टोटल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। लेकिन जब पहली बैठक होती है, पहली बैठक के समय 9 महिलाएं आती हैं, लेकिन जब संविधान लागू होता है तब कितनी महिलाएं आती हैं, 8 महिलाएं आती है। इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। संविधान सभा के समय कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। ठीक है, पहली बैठक में 9 महिलाएं आती हैं, संविधान लागू होता है उस समय 8 महिलाएं शामिल होती है। आ गया समझ में, अब कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो जब हम भारत की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंग्लैंड की बात करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो वहां पर इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लाइमेट एटली की सरकार थी। ठीक है, वहां के प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली थे और वहां पर सरकार किसकी थी, लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके समय ये अंग्रेज जो है हमारे भारत को छोड़कर गए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक की तिथि क्या रही थी, यानी कि जो संविधान सभा है उसकी जो लास्ट जो मीटिंग है वो कब हुई थी। तो आपको पता है 26 नवंबर को तो इन्होंने संविधान जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर दिया था, साथ साथ 16 आर्टिकल्स को भी लागू कर दिया गया था। लेकिन जो इनकी लास्ट मीटिंग जो थी वो कब होती है, 24 नवंबर 1950 को होती है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, सॉरी ये 50 की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो 1949 में क्या होता है, 1949 में यहाँ पर हमारा संविधान पूरी तरीके से लिखकर लागू हो जाता है, लिखा जाता है, लागू नहीं किया जाता, लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मीटिंग्स कब तक होती हैं, 24 नवंबर 1950 तक होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपको पता होना चाहिए आपके भारत में कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। ठीक है, ये एक तरीके से एक सिफारिश लेकर आता है कि आप अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो आपको एक लिखित रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके पास कुछ बुक होनी चाहिए जिससे अपने जो देश है उसका शासन चला सके। तो ये क्या है, ये कैबिनेट मिशन आया कब आता है, 1946 में आता है। तो ये कैबिनेट मिशन जब आता है तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक का नाम होता है पेंथिक लॉरेंस, स्टेडफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आता है, जो डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात करता है। यहाँ पर ये भी इसका सदस्य होता है, कैबिनेट मिशन का सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी होता है, एबी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस होता है। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन यहाँ आता है तो उसके बाद जो ये कैबिनेट
हमारे यहाँ पर जो हमारा देश है वो किस टाइप से डिवाइडेड होता है, तो उसमें 3 कैबिनेट मिशन बनता है। तो विधानसभा जब बनाई जाती है 389 मेंबर्स होते हैं टोटल, उसमें से 292 अंग्रेजी भारत के, 93 देसी रियासतें और 4 क्या होती है, पुलिस कमिश्नरी होती है। जैसे आज आप देखते हैं जैसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वैसे उस टाइम पर जो अधिकारी थे वो क्या किस में गए, कमिश्नरी स्टेट्स में गए थे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको मैंने जब मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ाया था, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाए थे, तब मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स है। इससे पहले जब हमारा संविधान बना था तब हमारे पास 7 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, यह अब आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, तो किस में रखा गया, 300A में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, यानी कि हमारे पास किस किस टाइप की फ्रीडम होंगी उन सब के बारे में आर्टिकल 19 से 22 में बताया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया था। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केशवानंद भारती वाद के बाद में दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कैसे है, क्या आप मौलिक अधिकार के ऊपर वाद विवाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप किसकी शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। तो इस प्रकार वो कैसे है, वाद योग्य है। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, भाग 3 में हमने इन्हें रखा है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किससे संविधान का हृदय कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे क्या कहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट का है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो आर्टिकल 32 जो है उसे क्या कहा गया है, संविधान का हृदय कहा गया है। इसे ही संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल भी कहा गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। इसके तहत हमें 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की रीट्स मिलती हैं। तो ये कौन सी रीट्स है, सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीट्स दी गई हैं। तो ये हैबस कॉर्पस है, मेंडामस है, प्रोहिबिशन है, क्यो वारंटो है और सेरेटोल है। ठीक है, सेरेट्रोई है। तो ये 5 प्रकार की क्या है, रीट्स हैं, जो किस में आती हैं, आर्टिकल 32 में आती हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, ये हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। तो अगर हम फोर्थ स्टेट की बात करते हैं तो आपकी जो प्रेस है, मीडिया है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, फोर्थ स्टेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद के रूप में मानने और आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आर्टिकल 25 का संबंध किससे है, धर्म की स्वतंत्रता से है, धर्म के आबाद के रूप में मानने से है, आचरण करने से है, प्रचार करने से है। आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पढ़ाने से पहले मैं बिल्कुल सही थी और मैंने ये जैसे 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं ना, उसके बाद मुझे ऐसा जुकाम लग गया है। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि क्लास बनाऊं ही ना मैं, मतलब अभी कुछ पूरा पता नहीं है, क्या पता इस क्लास को आधा बीच में मुझे छोड़ना पड़ जाए और मुझे बाद में रिकॉर्ड करनी पड़े। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी क्लास अभी पूरी कंप्लीट करके शाम तक अपलोड कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टार्ट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है और इसके साथ साथ हाई कोर्ट के पास में है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत आपके पास 5 प्रकार की रिट्स होती है और अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत 6 प्रकार की रिट्स होती है। तो हाई कोर्ट के पास में ना एक रिट्स क्या है? ज्यादा है। तो ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के पास आपके पास 5 टाइप की रीट्स हैं और हाई कोर्ट के पास में 6 टाइप की रीट्स होती हैं। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट का है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान किसे मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अब हमारे देश में जो भी भाषाई अल्पसंख्यक है और इसके साथ साथ जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, उन दोनों के पास में क्या है? हमारा जो संविधान है वो क्या देता है? मान्यता देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो क्या है? अल्पसंख्यकों के से रिलेटेड है। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है और इसके साथ आर्टिकल 30 जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने की बात कहता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार है वो कौन से आर्टिकल्स में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भाग 3 अमेरिका 12 से 35 ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये टाइप ऑफ आपकी बस यहाँ पर रिवीजन हो रही है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, यानी कि आप बच्चों से काम नहीं कराएंगे जहां पर भी जोखिम दिखता है। ठीक है, तो ये किस में लिखी गई है ये बातें? तो ये भारतीय संविधान में भी लिखा गया है। इसके साथ साथ इसके द्वारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी स्टेटमेंट दी थी 10 दिसंबर 1996 को। यूएन के चार्टर द्वारा भी ये सब जो है वो मतलब एक टाइप से कानून के खिलाफ है। ठीक है, इसके तहत आपके ऊपर सजा भी हो सकती है। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं? ठीक है, मौलिक अधिकारों को हम कब सस्पेंड कर सकते हैं? तो अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो जैसे हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई है तो इमरजेंसी की स्थिति में हम इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, हमारे राइट टू लाइफ की बात करते हैं, वो हमसे कभी भी नहीं छीना जा सकता, क्योंकि हमसे हमारे खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये सब कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, चाहे आपके देश में इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जो केवल इंडियंस के पास में है और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो मतलब सभी के लिए है। ठीक है, तो यानी कि हमारे देश में कोई ब्रिटिश नागरिक रह रहा है तो किस प्रकार का दावा नहीं कर पाएगा? तो वो यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर पाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि रोजगार मांगे वो यहाँ पर आकर, तो उसे इस टाइप की कोई फ्रीडम नहीं है। इसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं, हमें नहीं मिलता, उन्हें तो कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है वो कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है? तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो है वो किसकी बात करता है? समानता के अधिकार की बात करता है। अगर हम 14 आर्टिकल की बात करते हैं तो ये विधि के समक्ष समानता की बात करेगा। 15 की बात करते हैं तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो अवसर की समानता है। 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत और 18 में क्या है? उपाधियों के अंत की बात कही गई है। तो ये सारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक किसकी बात करते हैं? समानता के अधिकार की बात करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो दोहरा दंड आप किसी को नहीं दे सकते हैं। एक क्राइम के लिए आपको सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 20 में लिखा गया है। ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 24 इज रिलेटेड टू जो बच्चों के शोषण से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 24 है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण कैसे किया जा सकता है? आज तो आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है, बट पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब हमारे देश में बहुत ज्यादा ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी। तो हमारे जो अंबेडकर जी है उन्हें इन सब के बारे में मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज थी, तो इन्होंने सारी चीजों को पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कराया। तो ये सब किससे दूर कर सकते हैं? कानून की सलाह से, कानून की सहायता से हम इसे दूर कर सकते हैं। दूसरा, हम शिक्षा में उन्नति के अवसर देकर, उन्नति पैदा करके। ठीक है,
और जन जागरण, लोगों को जागरूक करके हम क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता का निवारण कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया था, मतलब ऑप्शंस थे, तो उस ऑप्शंस में राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य में मेंशन नहीं था, यह आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आदेशों के नाम किस नाम से जाने जाते हैं। तो 10 जो आदेश थे वो क्या थे, मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन आज आपको 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। एक अमेंडमेंट के बाद इसे ऐड कर दिया गया, तो आज आपके 11 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। सॉरी, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन में था वन्य प्राणी, तो वन्य प्राणियों का हम क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, ये क्या आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके लिए वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 भी बनाया गया है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसके तहत आपको सजा के प्रावधान है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। तो अस्पृश्यता मिटाने और प्रयास करना, ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। अस्पृश्यता का अंत आपका मौलिक अधिकार है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध और विरासत को संरक्षित करना। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप क्या करेंगे, आपकी जो संस्कृति है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके आसपास जो भी आपकी विरासत है उसको संजो कर रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, जैसे भाग 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, भाग 3 किससे रिलेटेड है, भाग 4, भाग 5। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। तो भाग यहाँ पर 3 जो आपका मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपके भाग 2 जो है इसमें नागरिकता दी गई है। अगर हम भाग 4 की बात करते हैं तो ये मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। भाग 5 की बात करते हैं तो डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस कमेटी ने मूल कर्तव्यों की संस्तुति की थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या कहा था, मूल कर्तव्यों के बारे में कहा था। स्वर्ण सिंह जो है वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। ठीक है, और बहुत बार ये जो है पॉलिटिक्स में भी अलग अलग पदों पर रह चुके थे। इंदिरा गांधी के भी बहुत ज्यादा क्या थे, ये खास थे। लेकिन बाद में जैसे इमरजेंसी लगती है तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैंने पूरा का पूरा इनके ऊपर पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे। तो इन्हें किसका हेड बना दिया गया, मूल कर्तव्यों का हेड बनाया गया। ठीक है, तो इन्होंने किसके सिफारिश की थी, इन्होंने 8 टाइप के मूल कर्तव्य बताए थे, लेकिन उसमें ऐड कितने किए गए, 10 ऐड कर दिए। ठीक है, तो 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। 86 अमेंडमेंट से 2002 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 50A1 में नया मूल कर्तव्य रखा गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन की बात करता है 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत। ये आपका 11वां मूल कर्तव्य बन गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोक चुनाव में मतदान करना, जो वोटिंग की बात है वो किसमें नहीं लिखी गई, मूल कर्तव्य में मेंशन नहीं की गई। क्योंकि पर वैसे आपका मूल कर्तव्य होना चाहिए वोटिंग देना, बट इसमें मेंशन नहीं किया गया। वोटिंग के बारे में मूल कर्तव्य में नहीं लिखा गया है, आपको ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाग 4A में वर्णित नहीं है, अपने माता पिता और गुरुओं का पालन करना, ये सारी बातें भाग 4A में नहीं लिखी गई। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, ये सारी बातें किसमें लिखी गई हैं, ये आपका मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य में स्पेशली ये लाइन मेंशन की गई है कि आप भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ये क्या है, आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो ये किसे कहा गया, मूल कर्तव्य का मतलब लोगों को कुछ निर्देश दिए गए कि उनके मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया। जैसे राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, वैसे ही आम जनता को भी इसमें निर्देश दिया जा रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51 में है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पर लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं हमने, तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डीपीएसपी की अगर बात करते हैं तो डीपीएसपी हमने कहां से लिया,
ऑस्ट्रेलिया से नहीं, डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से। कहां से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है, ये याद रखना है, कहां से लिया? आयरलैंड से। मूल अधिकार मैंने आपको बताया था, मूल अधिकार कहां से लिए हैं? यूएसए से। ठीक है, तो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। भारत संघ राज्यों का संघ है तो ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो कहां से शुरू हुई थी? सबसे पहला संविधान किसका लिखा गया? तो अमेरिका ऐसी कंट्री थी जिसने अपना संविधान सबसे पहली बार लिखा। इससे पहले भी संविधान था ब्रिटेन का, लेकिन उनका अलिखित संविधान था। उनके कुछ रूल्स थे जो उन्हें याद थे, तो उन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। तो उद्देशिका का विचार कहां से आया है? यूएसए से आया है। ठीक है, तो ये जो आप प्रस्तावना देखते हैं, उद्देशिका देखते हैं, कहां से ली गई है? यूएसए से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में किस अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई? ठीक है, जो अवशेष शक्तियां है 1935 के तहत किसे दे दी गई? तो ये गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, याद हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्द संविधान कौन से देश के संविधान से हमने इसमें ऐड किए हैं? तो ये हमारे द्वारा ऐड किए गए हैं फ्रांस के संविधान से। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति का ही ये नारा था, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो ये हमने कहां से लिया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल किया है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और ये प्रभावी कब होता है? 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होता है। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मूल संविधान है वो किस में लिखा है? इंग्लिश में लिखा गया है। इसको लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने इसे लिखा है। ठीक है, इटैलिक जो आपकी अलग अलग जैसे फॉन्ट होते हैं तो इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया है। निम्न में कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो एकल संविधान जो है वो क्या है? गैर संघीय विशेषता है। संघीय सरकार की बात करते हैं तो इसमें शक्ति का बंटवारा केंद्र सरकार के बीच में और साथ साथ राज्य सरकारों के बीच में होता है। अगर हम एकात्मक सरकार की बात करते हैं तो शक्ति सारे केंद्र के पास होती है, लेकिन राज्य जो है वो केंद्र के अधीन काम करते हैं। हमारे पास कैसी विशेषता है? एकल संविधान की विशेषता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आज कितने जो आर्टिकल्स हैं? तो आपको 448 यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो 448 जो है आर्टिकल्स है। वैसे आज आपको ज्यादा आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर 475 लिखा है। ठीक है, तो 450 प्लस भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 9 दिसंबर 1946 को हमारे जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक होती है, नई दिल्ली में आयोजित कराई जाती है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली को चुना। निम्न में से इसका कारण कौन सा नहीं है? ठीक है, क्योंकि एक स्थायी सरकार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखा है भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली को चुना, तो इसका कौन सा कारण नहीं था? तो ये कारण था एक स्थायी सरकार की आवश्यकता होती है, तो इसका कारण नहीं था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है, निम्न में कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक से संबंधित है? तो मैं शायद ऊपर नीति निदेशक का भाग जो है वो आपको गलत बता चुकी, तो इसका भाग नंबर 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, भाग 4 किससे रिलेटेड है? नीति निर्देशक तत्वों से। तो 36 to 51 आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड? आपके नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। भाग 4A की बात करते हैं तो वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भाग जो है ये आप सही कर लीजिएगा। तो भाग 4 किससे रिलेटेड है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कल्याणकारी राज्य की बात करता है, राज्यों को निर्देश देता है कि आप अपने राज्य में ये व्यवस्थाएं कीजिए। ठीक है, 36 to 51 आर्टिकल इसमें आता है। 51A में क्या लिखे गए हैं? आपके 51A में मूल कर्तव्य है। भाग 4A में इसको मेंशन किया गया है। आपके पास टोटल आज 11 मूल कर्तव्य है। जब वो लिखा गया था तब आपके पास ओनली 10 मूल कर्तव्य थे।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। आप देखते हैं आपके अलग अलग स्टेट्स में आज पंचायती राज व्यवस्था देखने को आपको मिलती होगी, तो कौन से आर्टिकल के तहत स्थापित किए गए हैं। तो ये स्थापित किए गए हैं डीपीएसपी, यानी कि आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके तहत इन्हें स्थापित किया गया है। हमारे संविधान में आज 15 डीपीएसपी हैं जो हमने आयरलैंड से लिए हैं। आर्टिकल 40 जो है वो किससे रिलेटेड है, ग्राम पंचायतों से रिलेटेड। आज आप देखते होंगे आपके मोस्ट ऑफ स्टेट्स में आपको ग्राम जो पंचायतें हैं वो देखने को मिलती होंगी, शायद कुछ इसमें एक दो स्टेट्स जो है वो एक्सेप्शंस में भी आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है। यानी कि ऐसा कौन सी बात है जो आपकी डीपीएसपी में भी लिखी गई है और इसके साथ साथ आपके जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनमें भी मेंशन की गई है। तो यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण जो है ये दोनों में ही मेंशन किया गया है, डीपीएसपी में भी और इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। आर्टिकल 51A जो है ये वन्य जीव पर्यावरण की बात करता है। आर्टिकल 48A जो है ये राज्य पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है, तो ये हमने जो कनाडा है, जो मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा प्रावधान है जो हमने कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में ऐड नहीं किया। तो वहां पर ऑप्शंस थे, तो उसमें से राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका नामांकन करना हमने कनाडा से नहीं बल्कि आयरलैंड से लिया है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नागरिकता का संबंध है वो हमने कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में ऐड किया, तो हमने ब्रिटेन से ऐड किया है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने संसदीय स्वरूप लिया, एकल नागरिकता ली है और कैग का कार्यालय लिया है। ठीक है, आई होप आया होगा समझ में। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान ब्रिटेन से, संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, कैग का कार्यालय ब्रिटेन से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया है। तो आपातकालीन आपको पता होना चाहिए, आपके पास 3 तरीके के आपातकाल आपके देश में लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 352 के तहत आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। आर्टिकल 356 के तहत आपके देश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, मतलब ये अलग अलग स्टेट्स में लगता है। आर्टिकल 360 के तहत आपके देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, जो कि आज तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आपातकाल जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने आपातकालीन प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल किया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश द्वारा हस्तलिखित था। ये मैंने आपको अभी भी बताया है, इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है, तो इनका नाम है प्रेम नारायण रायजादा। इनके द्वारा हमारे संविधान का मूल दस्तावेज हाथों के द्वारा लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो इनको स्पेशली मनाना पड़ा था हमारे संविधान को लिखने के लिए। तो प्रेम नारायण रायजादा ने हमारे देश का संविधान लिखा, और वो कौन सी फॉन्ट में है, इटैलिक फॉन्ट में है। कौन सी भाषा में है, इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पर जो इसकी प्रतिलिपियां है यानी कि फोटोकॉपीज जो हैं वो अलग अलग भी मिल सकती है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो इनको किस में रखा गया है, हीलियम से भरी हुई पेटियों में रखा गया है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। तो ये किसने कहा है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने। आपको पता होना चाहिए आपके जो आपके वो कौन सा प्रस्ताव था, मैंने आपको बताया था, बी आर अम्बेडकर जी लेकर आए थे, जो उसका नेम था ठीक है, तो उनका नाम जो वो कमेटी थी प्रारूप समिति। ठीक है, अम्बेडकर जी जिसके हेड थे, प्रारूप समिति के भी सदस्य थे ये मणिकलाल मुंशी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति महाभियोग डैश से लिया गया है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है आपसे इलेक्शन कमीशन से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि अभी आपके हाल ही में आपके देश में इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो मैंने इसमें कुछ इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन, कुछ राष्ट्रपति से, कुछ न्यू क्वेश्चन ऐड कर दिए, शायद आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए।
ठीक है। तो राष्ट्रपति महाभियोग डैश संविधान से लिया गया है। महाभियोग एक तरीके की हटाने की प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम इन्हें हटा सकते हैं, तो ये हमने अमेरिका से लिया है महाभियोग। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो आप देखते हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले आप प्रियम्बल देखते हैं, तो प्रियम्बल हमने कहां से लिया, तो हमने यूएसए से लिया है। यूएसए से हमने हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं। आज आप जो ये सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, ये भी हमने न्यायपालिका जो है हमारी, ये भी यूएसए से ली है। इसके साथ साथ महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है, महाभियोग जो है ये भी यूएसए से लिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई है, यूएसए के संविधान से हमने ली है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इसके बाद ये मैं आपको बता चुकी हूं, संविधान सभा में टोटल महिलाएं सदस्य कितनी थी, 15 थी। टोटल 389 में से 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें से एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था एजाज रसूल। ठीक है, तो ये याद रखना, इनका नाम क्या था, एजाज रसूल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, बाद में किस संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक अधिकार को ऐड किया गया। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें किसे ऐड कर दिया गया, और जो मतलब 6 to 14 ईयर के बच्चे हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। ठीक है, अब तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में होती है। यहाँ पर किसकी बात कही गई है, राज्यों की बात कही गई है। तो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो किसके हाथ में होगी, गवर्नर, यानी कि वहां का जो राज्यपाल है उसके हाथ में ये सारी शक्तियां होंगी। डीपीएसपी को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी लिख दिया, इतने सारे निर्देश लिख दिए हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, हमने उसे क्यों मेंशन किया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम क्या करेंगे, हमारे देश में कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करेंगे। ठीक है, और ये हमने कहां से लिए हैं डीपीएसपी, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर इसे हमने हमारे देश के संविधान में शामिल किया है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संपत्ति का अधिकार आज कैसा अधिकार है, तो आज ये आपका कानूनी अधिकार है, ये आज आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा शब्द किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन सी अनुसूची में शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 टाइप की सूची शामिल है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जिस पर राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची है। ये जैसे आपने देखा होगा आपके सीबीएसई बोर्ड भी होता है और जैसे जिस स्टेट के हैं वो बोर्ड भी होता है। तो शिक्षा दोनों का ही राइट, दोनों के ही मतलब दोनों ही उस पर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा शब्द कैसा है, समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ है, 7वीं अनुसूची में शामिल है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि भारत में जो राजनीतिक शक्ति है उसका मुख्य स्रोत हमारी जनता है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर है वो जनता के हाथ में होती है। जनता जिसे चाहे हर 5 साल बाद अपनी सरकार बदल सकती है। ठीक है, डैश को, और पर गलती तो यही है ना, बदलती नहीं है तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, डैश को संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था। तो हमारा प्रारूप कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को प्रारूप बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को लास्ट वाचन था। संविधान सभा के 11 सत्र 166 दिन तक इनकी बैठक हुई थी। जब ये बनकर लिखा गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान लिख दिया गया था पूरे तरीके से, तो उस दिन से आपके 16 आर्टिकल्स लागू हो गए थे, जिसमें से नागरिकता, चुनाव, ये सबको तत्काल लागू कर दिया गया था। ये मैंने आपको बताया भी था, आर्टिकल 324 और जो 5, 6, 7, 8, 9 आर्टिकल मैंने बताए थे वो आपकी नागरिकता से रिलेटेड थे। तो ये उसी टाइम पर प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए थे, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश की सिचुएशन ऐसी थी कि इन सबको लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। तो ये जो आपकी भाषा है आधिकारिक भाषा, तो ये कौन सी है, 343 के तहत हिंदी जो है वो क्या है, आपकी आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित की गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? यानी कि जो ये वर्ड है धर्मनिरपेक्ष, ये किसमें लिखा गया है, कहां पर मेंशन है कि हमारा देश जो है वो कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि हमारे यहाँ पर सभी धर्म जो है वो समान होंगे। तो ये किसमें लिखा गया है? या फिर और हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज होती है जो मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है, जहां पर हर किसी को एक तरीके से उनके रूल्स, धार्मिक जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो चाहे किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी मंदिर में जा सकता है, किसी भी गुरुद्वारे में जा सकता है, तो कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। तो हमारा देश जो है कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये क्या है, संविधान की प्रस्तावना में आता है। तो ये कहां पर मेंशन है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूं। तो ये हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, लगभग 12 साल तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो बच्चों से रिलेटेड होगा, तो बच्चों के लिए आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, या फिर हम उन्हें किसी ऐसे फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते जहां पर उनकी जान को खतरा हो। धर्म की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में है। और अगर हम सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 23 से 24 में मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3421। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता यहाँ पर हो जाएगी 23-24, ठीक है। 29-30, सॉरी यहाँ 23-24 नहीं 29-30 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये याद रख लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो हमारे यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर बहुत सारे दल हैं, इतने छुटपुट जो दल हैं वो भी अपना इलेक्शन लड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे दलों की प्रणाली है। तो बहुदलीय प्रणाली हमारे देश में देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लगता है शायद आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अभी ये करंट के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था? तो ये 1952 में कंडक्ट कराया गया था। ये भारत का पहला आम चुनाव था। 25 अक्टूबर 1951 को कंडक्ट कराए जाते हैं और 21 फरवरी 1952 तक आपके देश में इलेक्शन होते हैं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो एक तरीके से अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, या फिर हम इसे अंतरिम सरकार भी कह सकते हैं कि हमारे देश में अंतरिम सरकार का गठन होता है। और यहाँ पर एक तरीके से जो टेम्परेरी जो सरकार है वो बनाई जाती है। और इसके बाद है आईएनसी जो है इस समय 346 सीट्स जीतती है, ठीक है। मतलब कांग्रेस का बोलबाला रहता है तो कांग्रेस 346 सीट्स इसमें जीत जाती है। संविधान के किस आर्टिकल में भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए चुनाव अभियान या प्रचार की अवधि की क्या सीमा है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव अभियान या प्रचार की सीमा तय की गई है, उसका टाइम पीरियड कितना है? तो ये 2 हफ्ते का इसमें टाइम पीरियड की बात कही गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो भारत में राज्यों की बात हो रही है, राज्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। तो राज्यों में जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारत में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? जनता है। मैं बता चुकी हूँ, लोकतांत्रिक कंट्री में रहते हैं तो जनता की अहमियत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द 42 अमेंडमेंट से हमारी प्रस्तावना में ऐड किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। हमारे देश में जो 42 अमेंडमेंट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो बहुत सारे अमेंडमेंट कराए थे और वो सभी अमेंडमेंट आर्टिकल 42 के तहत कराए गए और इसके तहत इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे, ठीक है। तो हमें ना इतिहास से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, जब वो मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा रोप पे आ जाती है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलने पर लग जाती है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने भी क्या किया था, 42 अमेंडमेंट से
बहुत सारी चीजों में बदलाव ला दिया था। तो ऐसा आगे आने वाले समय में भी जरूर हो सकता है। तो कौन सा शब्द 42 अमेंडमेंट से प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, यानी कि इसका मतलब हमारा देश समाजवादी नहीं था, हमने 42 अमेंडमेंट से हमारे देश को समाजवादी बनाया। हमारा देश पंथ निरपेक्ष भी पहले नहीं था, 42 अमेंडमेंट से हमने पंथ निरपेक्ष को ऐड किया। अखंडता को भी 42 अमेंडमेंट से हमने हमारे प्रस्तावना में ऐड किया है। ठीक है, तो प्रस्तावना में ये सभी शब्द जो है वो मेंशन नहीं थे, 42 अमेंडमेंट के तहत इनको ऐड किया गया। इसके बाद संविधान की आत्मा जो है वो किसे कहा गया? मौलिक अधिकारों को कहा गया है। और स्पेशली अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 32 जो है वो संविधान की आत्मा है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान मानता है, हमारा संविधान किसे मानता है? डाइवर्सिटीज को मानता है। विविधता हमारे देश का आधार है। इसके बाद है संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र और समाजवादी विचारधारा की है। मतलब इसमें ये 5 वर्ड जो है वो आपको याद रखने हैं, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व, गणतंत्र और समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कौन सा किया गया? तो 42 अमेंडमेंट से हमारी संविधान की प्रस्तावना में अमेंडमेंट किए गए थे, चेंजेस किए गए 42 अमेंडमेंट से। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार आधारित है। तो ये किसको दिखाता है? समानता को दिखाता है। हमारी बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे महिलाओं को वोटिंग राइट्स के लिए लड़ना नहीं पड़ा। यहाँ तक कि जो फ्रांस है, रशिया है, वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन हमें वोटिंग राइट्स के लिए लड़ना नहीं पड़ा। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वैसे ही हमें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो ये क्या है? समानता को दिखाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत जो वोट्स हैं वो हासिल करने होते हैं? तो 50% से अधिक, और कुल मतों का बहुमत जो है राष्ट्रपति को हासिल करना होता है। ठीक है, तो अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव जीतना चाहते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को या तो उनके पास 50% से अधिक वोट होने चाहिए या कुल मतों का बहुमत हासिल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक की जो अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जब किसी मुद्दे पर, किसी बिल पर लोकसभा भी राजी ना हो, राज्यसभा भी राजी ना हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उनकी एक बैठक करा देते हैं, और वो कंबाइंड रूप से बैठक कराई जाती है, और वो कहाँ होती है? लोकसभा में होती है। ठीक है, तो वो क्या होगी? वो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर हमने उसे अपने संविधान में शामिल किया था। संसद का निर्माण किस किस से होता है, या संसद के निर्माण में कौन कौन शामिल होते हैं? तो हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। आया समझ में? आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रही होंगी। अभी बस हमारे 4-5 क्वेश्चन ही रहते हैं, एंड देन हमारी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए यूजफुल बहुत रहने वाली है। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ कर लाई हूँ, आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ। जैसे मेरा ये एग्जाम है, बट मेरा एग्जाम नहीं है। आप पूछते रहते हैं आपका एग्जाम है, मेरा एग्जाम नहीं है, क्योंकि मैंने बीएड बीटीसी इनमें से कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो मेरा एग्जाम चंडीगढ़ का नहीं है। ठीक है, और तो ये आपका ही एग्जाम है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और इस क्लास को अच्छे से देख लेना है ताकि ये आपके लिए यूजफुल रहे। मान लो कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो वो रहना नहीं चाहिए, आपको इसको अच्छे से करना है। ठीक है ना, और पेपर को भी बहुत एकदम पीसफुल माइंड से, बिना हेडेक लिए, बिना पैनिक हुए ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, बिना कुछ सोचे या आप बिना टेंशन लिए सॉल्व करेंगे, तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 ईयर्स जो है वो कम से कम आयु होनी चाहिए। अगर आप 35 ईयर्स से कम है तो आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लोक हितकारी राज्य का वाक्य जो है, या कल्याणकारी राज्य का जो ये स्लोगन है, ये कहाँ से आया है? ये डीपीएसपी में है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, डीपीएसपी भाग 4 में दिए गए हैं, 4 में मेंशन है। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई, और ये जो नारा है, विश्व के एकजुट मजदूरों का नारा, ये रशियन रिवॉल्यूशन से आया है। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में भी बने रहिएगा, बस ये मत सोचिएगा कि नेक्स्ट क्लास बस इतना ही हो गया, हमने पढ़ लिया, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, क्या पता ऐसा हो सकता है अगर एसएसटी में जो आपका सिलेबस दिया गया है, अगर उसी में से आपका पेपर बनता है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इन क्लासेस में से आपके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट होंगे।
अगर जो सिलेबस मेंशन है उसमें से ही सब कुछ आ जाता है तो, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है जो सिलेबस दिया है कई बार उसमें से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है। तो ऐसी उम्मीद तो मैं पूरी करती हूँ आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चन होंगे, बट फिर भी आपको अपनी तैयारी जो बहुत अच्छे से ही रख लेनी है। पर जो मैं सीरीज कराऊंगी उनको भी अच्छे से ही करके जाना है। तो आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 आपके अभिव्यक्ति से रिलेटेड है, यानी कि आपके राइट टू स्पीच से रिलेटेड है, ठीक है, बोलने से रिलेटेड है। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक मेंशन किए गए हैं, 36 तक मेंशन है। इसके साथ साथ, ठीक है, तो इसके 35 तक आते हैं, 36 से लेकर आगे फिर आगे स्टार्ट हो जाता है, तो 35 तक है। इसके बाद ये भाग 3 में मेंशन है और कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से हैं, यूएसए से लिए गए हैं। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स मैंने अब आपको बताए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, यूं ही आपको ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ देने हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी सीरीज मैंने आपको कराई है, चाहे ये मैंने आपको पॉलिटी की सीरीज कराई है अब, चाहे इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री की सीरीज करा चुकी हूँ, तो ये सारी की सारी सीरीज आपको अच्छे से कर लेनी है। ये नहीं सोचना है कि बस हमें तो ये पढ़ना ही नहीं है, बस आप इसको रीड कर लेना। मतलब ये नहीं है कि आप इसको लिखने बैठ जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट मत करना लिखने में। अभी आपके पास लिखने का कोई टाइम नहीं है और इसको लिखना मैं आपको प्रेफर भी नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं लिखती हूँ, मुझे सारा सारा दिन ये क्वेश्चंस लिखने में मेरे सारा सारा दिन चला जाता है। तभी जो आपकी क्लास है वो एक दिन नहीं हो पाती, उससे नेक्स्ट डे होती है, क्योंकि एक दिन तो मेरा इसको लिखने में, एडिट करने में, इन सब चीजों में ही चला जाता है। एंड देन नेक्स्ट डे मैं फिर आपकी क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, क्लास बनाती हूँ। तो 1.5 से 2 घंटा तो मुझे क्लास बनाने में भी लगता है, पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए मत गा, लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इसको सुन लेना, इन क्लासेस को सुन लेंगे तब भी आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक आप चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है और एग्जाम होने के बाद भी चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको और भी कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको अब आगे कौन से एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो मैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही है। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे शेयर भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।